इन चार बकरों से पूछो ना इन्होंने मुझे क्यों समर्थन दिया। एक देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा धृतराष्ट्र कैसे हो सकता है? 10 साल आपकी सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही। मुसलमानों में तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप ये अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हो। तो आज तक ये नुकसान होता रहा, नरेंद्र मोदी बैठ के देखता रहा। 1 लाख करोड़ प्रति वर्ष का चंदा मंदिरों से सरकार लेती है। जो हमारी गुल्लक होती है, दान पात्र होती है, उससे सरकारें वसूल करती है। उस पैसे को कहाँ खर्च करती हैं वो कागज पहले हमें दिखाए, फिर ये मुसलमान भी कागज दिखा देंगे। तो आप ऐसा कानून ही क्यों लेके आ रहे हो जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की आवश्यकता पड़े? देश की न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है मुकेश अंबानी को। क्या नाम होगा? संजय चौहान। कल बिल पेश होना है, क्या कहेंगे? बिल पेश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता पास भी हो जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को 4 बकरे मिल गए हैं जिनकी बलि चढ़ानी है उनको। कौन कौन बकरे मिल गए? पहला बकरा है नीतीश कुमार, दूसरा बकरा है चंद्रबाबू नायडू, तीसरा बकरा है जयंत चौधरी, चौथा बकरा है चिराग पासवान। ये 4 बकरे मिल गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करना होता वास्तव में मुसलमानों के हित में, तो भैया 2014 से 2019 तक मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ये बिल पास कर देते, नहीं करा। अगर मुसलमानों के हितैषी नरेंद्र मोदी होते, मुसलमानों का वेलफेयर करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी होते, तो भैया 2019 से 2024 तक भी इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कर देते। इन्होंने पास नहीं किया क्योंकि इनको वक्फ अमेंडमेंट बिल का अपने ऊपर दोष नहीं लेना है कि मैंने पास किया। ये तो कह देंगे मेरे को तो 4 बकरों ने समर्थन दिया था इसलिए मैंने पास करा। ये 4 बकरे समर्थन ना देते तो ये बिल पास नहीं होता। इन 4 बकरों से पूछो ना इन्होंने मुझे क्यों समर्थन दिया। और बिहार में जाकर बिहार की जनता के सामने अक्टूबर में 2025 और नवंबर 2025 में ये यही बोलेंगे, भाइयों बहनों मैं नहीं चाहता था, मैं तो चाहता था यहाँ पे मखाना बोर्ड बने, मैं नहीं चाहता था वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो। ये तो नीतीश कुमार है, इससे पूछो। ये तो चंद्रबाबू नायडू है, इससे पूछो इन्होंने क्यों समर्थन दिया। ये ना देते समर्थन, ये समर्थन ना देते तो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास ना होता। ये तो 4 बकरों को शहीद कह रही है, पारदर्शिता की जा रही है इसके अंदर। एक देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा धृतराष्ट्र कैसे हो सकता है कि वो 10 साल से बैठा हुआ आंखों पर पट्टी बांधकर उसको पता नहीं मुसलमानों का अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। ये वक्फ बोर्ड के अंदर अगर पारदर्शिता नहीं थी तो देश के राजा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों से ये कदम क्यों नहीं उठाया? यही तो पूछ रहा है देश का हिंदू भी और मुसलमान भी कि मुसलमानों के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आज आप आ गए हो। 10 साल आपकी सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही। अगर इसमें पारदर्शिता नहीं थी तो आपको बताना चाहिए था इसमें पारदर्शिता नहीं है, इसलिए हम अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं। आप नहीं लेकर आए 10 सालों तक, और आज आप तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, मुसलमानों में तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप ये अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हो। अब मुसलमानों को आपने बेवकूफ़ समझ रखा है। मुसलमान कोई बंधुआ मजदूर नहीं है आज के टाइम पर, मुसलमान कोई बंधुआ वोटर नहीं है आज के टाइम पर। मुसलमान नहीं चाहता मैं पंचर की दुकान बनाऊं, मुसलमान नहीं चाहता मैं कोई मीट की दुकान खोलूं। मुसलमान चाहता है कि मैं कोई रोजगार करूं, मेरे बच्चे नौकरी करें, मेरे बच्चे IAS बने, IPS बने। ये होना चाहिए था देश के अंदर, वो तो आपने किया नहीं। और मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए अमेंडमेंट बिल लेकर तब आ रहे हो जब बिहार के चुनाव है और आपकी सरकार में पूर्ण बहुमत नहीं है, ताकि आप पूर्ण बहुमत की सरकार ना होने का फायदा उठाकर इन 4 बकरों के ऊपर इनके छुरी चला सको राजनीति की कि इन्होंने समर्थन दिया था तो मैंने पास कर दिया वरना मैं पास नहीं करता। ये कह रहे हैं जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास होगा उसमें कई ऐसी चीज़ें होंगी जिससे जनता को फ़ायदा मिलेगा, मुस्लिम धर्म के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। तो आज तक ये नुकसान होता रहा, नरेंद्र मोदी बैठ के देखता रहा। स्कूल बना हुआ पहले से ही बंद कर। आज तक ये नुकसान होता रहा और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर धृतराष्ट्र आंखों पर पट्टी बांधकर देखता रहा। मुसलमानों का नुकसान होता रहा और ये प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बनकर बैठकर देखता रहा। ऐसे नहीं होना चाहिए था ना, ये जागरूकता पहले से होनी चाहिए थी।
आपके पास सब कुछ था, संविधान के प्रोविजन थे, पूरा पूर्ण बहुमत था, देश ने आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, तब आपने मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा। ये कह रहे हैं जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल नहीं लाया गया, और अब गठबंधन की सरकार है तो अब लाया जा रहा है कि ठीक रहा सहयोगी दलों पे फोड़ा जाए। भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिहार का इलेक्शन है, तुष्टिकरण करके उधर उस पर बिल फाड़ेंगे, उस पर भी। अगर इनको सरकारी अगर कॉलेज बनाना है, स्कूल बनाना है, तो जमीन नहीं है क्या देश में? ज़मीन की कमी पड़ गई है। हाँ तो नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड का ज़मीन आएगा उसमें कॉलेज बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, तो ज़मीन तो है, लेकिन इनको तो तुष्टिकरण करके बिहार में जो चुनाव उसके लिए बनाना है, मुद्दा गर्म करना है। और क्या बिहार चुनाव के लिए मुद्दा गर्म किया जा रहा है? देखिए, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल, आपकी बात विदेश तक जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ है क्या, ये जानना हिंदू को भी ज़रूरी है और ये जानना मुसलमान को भी ज़रूरी है कि वक्फ है क्या। हम वक्फ पे बात तो कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड पे भी बात कर रहे हैं, वक्फ के मंत्री परिषद पे भी बात कर रहे हैं, वक्फ के ट्रिब्यूनल पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन वक्फ है क्या किसी को पता ही नहीं। वक्फ का मतलब क्या होता है कि एक व्यवस्था बनाई गई थी कि मुस्लिम समाज के अंदर जो गरीब तबके के लोग, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे लेके आने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, एक ऐसा बोर्ड का गठन किया जाए, एक ऐसा गठन बनाया जाए जो समय रहते उनको, हमारे जो गरीब परिवार हैं उनको आगे लेकर आया जाए। वक्फ का फ़ायदा सिर्फ मुस्लिम को ही मिलेगा, गैर मुस्लिम को नहीं मिलेगा। ये संविधान में क्लियर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। दूसरी बात, वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब हिंदी भाषा में, हिंदुओं की भाषा में, मैं हिंदू हूँ, होता है दान करना। दान, मान लीजिए मैं तो हिंदू हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ। मेरे दादा ने कहा कि मेरे गांव की 1 बीघा ज़मीन मैं वक्फ कर देता हूँ, दान कर देता हूँ कि यहाँ पे कब्रिस्तान बना लो। आज वहाँ पे जनसंख्या 5000 है, हो सकता है 20 साल बाद यहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाए, कब्रिस्तान छोटा पड़ जाए, तो मेरे मुसलमान भाइयों को दिक्कत ना आए। चूँकि मेरे पास ज़मीनें हैं तो 1 बीघा ज़मीन में मुझे कुछ नहीं जाता, मैंने वो दान कर दी, वो प्लॉट खाली पड़ा रहा। 10 साल तक वक्फ बोर्ड ने ध्यान नहीं दिया। इस बीच में आकर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, बिल्डरों ने वहाँ पर आके फ्लैट बना लिए। अब किसी ने शिकायत कर दी कि भाई जो वक्फ की ज़मीन थी, जो मेरे दादाजी ने वक्फ को दान की थी, वहाँ पे बिल्डर के फ्लैट बन गए हैं। तो वक्फ ने नोटिस दे दिया, SDM को बोला, DM को बोला, DM ने खाली करा दिया। तो अब ये कहते हो, अब आप इस बात को गलत प्रचारित कर रहे हो कि वक्फ ने उंगली रख दी कि ज़मीन खाली करानी है, चूँकि ज़मीन मेरे दादाजी की थी। समझ रहे हो बात को? ये नहीं बताएंगे ज़मीन तो मैंने दान कर दी थी। यही फ़र्क है, यही छुपाया जा रहा है। लेकिन कागज क्यों नहीं दिखाते? तो फिर कागज दिखाने की जो बात सरकार ने आज कहा है कि जो 5 साल से मुस्लिम धर्म को प्रचारित कर रहा है, प्रसारित कर रहा है, जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गया, 5 साल की मियाद रखी है, उसको अधिकार है वक्फ करने का, और उसको प्रॉपर्टी का कागज़ दिखाने पड़ेंगे। तो कागज़ तो सभी को दिखाने पड़ेंगे, मुसलमान को क्यों दिखाने पड़ेंगे? वक्फ को क्यों दिखाने पड़ेंगे? जैन को भी दिखाने पड़ेंगे, हिंदू को भी दिखाने पड़ेंगे। 1 लाख करोड़ प्रति वर्ष का चंदा मंदिरों से सरकार लेती है। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली सारी हमारी राज्य सरकारें लेती है 1 लाख करोड़ प्रति वर्ष, सिर्फ मंदिरों का जो चंदा आता है, जो दान आता है। वो आपने मंदिर के चंदे की बात की। कागज नहीं देखोगे? कागज नहीं देखोगे क्या? कितने मंदिर हैं जो कागजों में हैं, जो सरकार के नियंत्रण? 4 लाख मठ मंदिर, 4 लाख मठ मंदिरों से भारत सरकार के अधीन, और भारत सरकार उनके अधीन कार्य करने वाली राज्य सरकारें 1 लाख करोड़ रुपए का दान, जो हमारी गुल्लक होती है, दान पात्र होती है, उससे सरकारें वसूल करती है। उस पैसे को कहाँ खर्च करती हैं वो कागज़ पहले हमें दिखाए, फिर ये मुसलमान भी कागज़ दिखा देंगे। तो सरकार के अधीन तो चल रहा है वक्फ बोर्ड, कौन सा अलग में चल रहा है? अगर किसी की ज़मीन पे दावा कर दे तो उसको टर्मिनल जाना पड़ता है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, हाई कोर्ट नहीं जा सकता, लोअर कोर्ट नहीं जा सकता। मैंने अभी आपको तो समझाया है भाई, जो चीज़ दान कर दी गई, अगर उस पर तुम अवैध कब्जा कर लोगे और वक्फ को पता चलेगा, मान लीजिए आपकी ज़मीन है, वो खाली प्लॉट पड़ा है और मैंने कब्जा कर लिया, आप चले गए दुबई घूमने, 5 साल बाद आते हो, आपने देखा यहाँ तो बाउंड्री हो गई है,
तो आप दावा ठोकोगे ना, खाली कराओगे ना। एसडीएम पे भी जाओगे, डीएम पे भी जाओगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाओगे, हाई कोर्ट भी जाओगे, तो यही तो वक्फ है। सरकार क्या कह रही है वर्तमान में? सरकार ये कह रही है कि जो भी प्रावधान वक्फ बोर्ड के हैं वो अभी सिर्फ ट्रिब्यूनल तक हैं। हम ऐसी व्यवस्था लेके आ रहे हैं कि सरकार हाई कोर्ट जा सके, वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में जो लोग हैं वो हाई कोर्ट जा सके, सुप्रीम कोर्ट जा सके, और जो कानून हम पास कर रहे हैं उसको भी आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सको। तो आप ऐसा कानून ही क्यों लेके आ रहे हो जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की आवश्यकता पड़े? आप तो दिल्ली के अंदर ऐसा कानून लेके आए थे जिसमें केजरीवाल की सारी शक्तियाँ छीन ली गई थी। केजरीवाल को एक पोस्टिंग करने का अधिकार नहीं था, और आपकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आ गई तो उसको सारे अधिकार मिल गए। मैंने कई बार चैनलों पे बोला है, क्या वही जो कानून है जो 2023 में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने लोकसभा के अंदर पास किया था कि केजरीवाल को शक्ति विहीन करके एक चुने हुए मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां छीन ली थी और उसको एक चपरासी की भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार नहीं था? क्या वही अध्यादेश आज भी देश की राजधानी दिल्ली में लागू है या नहीं है? ये स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, ये बताना चाहिए आप। वक्फ बोर्ड ने संसद के ऊपर दावा ठोका, एयरपोर्ट के ऊपर दावा ठोका, मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया पे दावा ठोका, क्या उनके कागज, अगर प्रॉपर्टी के कागज उनके पास हैं, मालिकों के पास हैं, तो वो वक्फ कैसे हो गई? वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, और मुकेश अंबानी हाई कोर्ट तक नहीं जाता, लोअर कोर्ट तक नहीं जाता है। क्या दुर्भाग्य है इस देश का? देश की न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है मुकेश अंबानी को? क्या मुकेश अंबानी ट्रिब्यूनल कोर्ट में गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था ना। अगर मेरी संपत्ति पे कोई दावा ठोकेगा तो मैं कहीं तो जाऊंगा, एसडीएम पे जाऊंगा, डीएम पे जाऊंगा, नगर पालिका पे जाऊंगा, कहीं तो जाऊंगा, वक्फ बोर्ड में भी जाऊंगा। अगर वो नहीं सुनते, मैं कहता हूँ सारे मेरे खिलाफ हैं, तो मेरा कोर्ट का तो रास्ता खुला हुआ है ना। तो आप कहते हो कोर्ट का रास्ता बंद है, ऐसे नहीं है ना। देखिए सरकार क्या कहती है कि हम संविधान के तहत लाना चाहते हैं। संविधान के तहत आप उन चीज़ों को लाने चाहते हो जो संविधान के द्वारा ही निर्मित है। उनके अंदर अगर कुछ अमेंडमेंट किस में होता है? अमेंडमेंट किस चीज़ में होता है? अमेंडमेंट उस चीज़ में होता है जो संविधान द्वारा निहित होती है, फ्रेश चीज़ के अंदर नहीं होता। तो जो चीज़ें संविधान के अंदर निहित हैं उसी में तो आप अमेंडमेंट संविधान के तहत कर रहे हो, वरना संविधान के विरुद्ध तो आप अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये है वो संवैधानिक चीज़ें हैं, उसमें ही आप कुछ नए नियम उपनियम लेके आ रहे हो जिसकी हमें जागरूकता करने की आवश्यकता है। और 10 वर्षों तक आपका एकाधिकार रहा, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही, और आप मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल को पास नहीं कर पाए जानबूझकर, ताकि मुसलमान आपके ऊपर दोषारोपण ना कर सके। इसलिए आप सहूलियत की राजनीति कर। इन्होंने अभी कहा जंतर मंतर क्यों नहीं गए आप उनके सपोर्ट में?